चलिए आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका डिटेल्ड में। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका। सबसे पहले क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, फिर इसके बाद कुछ फंडामेंटल ठीक है फार्मूलेस वगैरह देखेंगे और फिर उसका हम लोग जो है वेरिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, आइए तो इतनी सारी चीज़ें जो है इसमें देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रल्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम लोग अभी डेरिवेटिव पढ़ करके आए, रेट ऑफ चेंज पढ़ करके आए। ठीक है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। तो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रल का जो मतलब होता है वो रिवर्स पार्ट ऑफ ए डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग का क्या मतलब होता है, रिवर्स पार्ट ऑफ ए ठीक है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का जो रिवर्स पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटीग्रल्स कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो सीखेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल्स है उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, ठीक है, डेफिनेशन में कह रहे कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अ फंक्शन, ठीक है, क्या ले लेते हैं, अ फंक्शन फाई एक्स। एक कोई हमने फंक्शन ले लिया है फाई एक्स, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव। इसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव, या हम इसे क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसे हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव। या फिर हम इसे और एन इंटीग्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल और एन इंटीग्रल। ठीक है, ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का हम लोग फाई एक्स को एफ एक्स का हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या फिर इंटीग्रल कहते हैं। इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये होगी जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे फाई एक्स को वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये अपनी कहीं भी बात को हम लोग जो है वेरीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। कोई एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक प्रिमिटिव दिया गया है एक्स की पावर 5/5, हमने ये ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रिमिटिव है, किसका, इज़ अ प्रिमिटिव। ठीक है, इज़ अ प्रिमिटिव ऑफ एक्स की पावर 4। ठीक है, कैसे, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, d/dx अगर हम इसका निकालते हैं x की पावर 5/5 का, तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 बचेगा और ये अपॉन में 5 कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या बचा, x की पावर 4। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो है, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है, ये क्या है, ये डेरिवेटिव हमने निकाला। ठीक है, अब अगर हम इसको रिवर्स करके पढ़ें तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के लिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा एंटी डेरिवेटिव। क्या बन जाएगा, एंटी, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव, या फिर हम इसी को कहते हैं एन इंटीग्रल। ठीक है, इसी पार्ट को हम इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने एक चीज़ देखी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, कि हम लोग ने देखा कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, मान लिया सिंपल सा कोई एक फंक्शन था x³ ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 3x²/3, कैंसिल होने पे x² हो। तो कहने का मतलब है इस फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव कहलाता है। और अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो इस फंक्शन के लिए जो ये निकल करके आया है, ठीक है, ये जो पार्ट निकल के आया है, इसके लिए ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, ये वाली चीज़ कहलाती है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का अगर हम रिवर्स पार्ट कर दें तो वही क्या बन जाता है, एंटी डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और आती है। अगर मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास फाई एक्स क्या है, ठीक है, अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया गया फाई एक्स को हम लोग ने मान लिया लेट फाई एक्स बी अ प्रिमिटिव। ठीक है, ये अगर हम लोग मान लेते हैं लेट फाई एक्स बी अ, ठीक है, बी अ प्रिमिटिव ऑफ एनी फंक्शन, प्रिमिटिव ऑफ मान लेते हैं एफ एक्स। अगर हम एफ एक्स का फाई एक्स को क्या मान लेते हैं, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल मान लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास कोई एक कांस्टेंट ले लिया हमने, लेट सी बी एनी कांस्टेंट, लेट सी बी एनी, ठीक है, एनी कांस्टेंट। अगर हम सी कोई कांस्टेंट ले रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे d/dx, ठीक है, फाई एक्स
प्लस सी, मतलब ठीक है, अगर जब हम इस प्रिमिटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको सी का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, फाई एक्स का कितना हो जाएगा, ये फाई एक्स का हो जाएगा फाई डैश एक्स, और इसी फाई डैश एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसी फाई एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फाई डैश एक्स को हम लोग एफ एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब इससे हमारे पास निकला क्या, इससे क्या पता चला, इससे हमारे पास पता ये चला कि अगर हमारे पास कोई भी, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो प्रिमिटिव दिया गया है, ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव हम लोग ने यहाँ पर लिया था x³/3, ठीक है, कोई भी प्रिमिटिव दिया गया उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम ही रहेगा, उसका डेरिवेटिव सेम रहेगा। ये कहें किसी भी, ठीक है, फंक्शन का जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इसको समझते हैं। ठीक है, d/dx, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया होता है x²+1, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि d/dx अगर x² - 1 होता तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x। मान लीजिए कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, d/dx अगर मान लेते हैं x² + 4, इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो भी कितना आ जाता है, 2x आ जाता है। तो हमने देखा कि 2x का जो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया गया है, ठीक है, प्रिमिटिव x² + 1, 2x का प्रिमिटिव x² - 1, 2x का प्रिमिटिव x² + 1, मतलब 2x के जो प्रिमिटिव हो गए वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, जो कांस्टेंट है यही रिप्रेजेंट करता है इस प्रिमिटिव के, ये जो डेरिवेटिव हमारा निकला है इसके प्रिमिटिव के फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व को। तो कहने का मतलब है इन सारे फंक्शंस का जो हमारे पास निकल करके आया है प्रिमिटिव, वो कितना निकल करके आया है, वो निकल करके आया है 2x। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि d/dx x² + c = 2x। अब c की जगह पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब c की वैल्यू अपनी जो है चेंज करता रहेगा, वो फैमिली ऑफ कर्व आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मान लीजिए फंक्शन हमारे पास कितना दिया गया है, हमारे पास दिया गया x², ठीक है, +1। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया गया था, फिर दूसरा, ठीक है, x² - 1, ये एक फंक्शन दिया गया था, फिर फंक्शन दूसरा कितना दिया गया था हमारे पास, मान लीजिए कि x² - 3। इन सब का डेरिवेटिव जो निकला था d/dx f(x), वो हमारे पास कितना निकला था, 2x निकला था। बात समझ में आ गई, वो कितना निकला था हमारे पास, 2x निकला। तो हमें कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव जो दिए गए हैं इसके, ठीक है, वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बात समझ में, सभी 2x जो प्रिमिटिव है ये फंक्शन इसके, ये अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव ये दिया गया, ये भी इसका प्रिमिटिव है। ठीक है, इसका देखें तो ये भी प्रिमिटिव है, इसका देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव है। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है हम करके दिखा देते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये दिया गया हमारे पास पैराबोला दिया गया, ठीक है, x² के फॉर्म में दिया गया, y अगर हम लोग देखें, ठीक है, y अगर हम लोग ले लेते हैं x² + 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² = y - 1, या एक सिंपली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैराबोला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² दिया गया है तो y पे बनेगा, या फिर हम लोग जो है कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास पैराबोला दिया गया f(x) = x², ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया, f(x) = x², तो y पे बनेगा, ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये पैराबोला क्या दिया गया है, f(x) = x², मान लीजिए कि 1 पर x² + 1 था। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि x² - 1 था, तो -1 पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि -1 पे होगा, ये x जो यहाँ पर वैल्यू है y की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, -1 पे। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 हो जाएगी, यहाँ पर 0 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास पैराबोला बन गए। देख, अब सारे पैराबोला को अगर हम देखें, ठीक है, सारे पैराबोला को अगर हम देखें, सारे पैराबोला का जो प्रिमिटिव है वो 2x ही है। ठीक है,
सारे पैराबोला जितने भी हमने ड्रॉ किया उनका प्रिमिटिव 2x ही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, अगर हम एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, मान लिया y एक्सिस के अलॉन्ग एक हम पैरेलल लाइन इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन खींच दी, मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू a पे हमने ये पैरेलल लाइन खींच दी, ये सारे पैराबोला को कट कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे कट करिए, दूसरे वाले को यहाँ पे कट करिए और तीसरे वाले को यहाँ पे कट करिए। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है कि जो एक कर्व दिया गया कर्व की टेंजेंट का स्लोप होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसकी टेंजेंट इस पॉइंट पर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, इसकी टेंजेंट हम इस पॉइंट पर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये सारी टेंजेंट आपस में क्या है, ये पैरेलल है, ये सारी टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग ने देखा कि ये सारी टेंजेंट्स पैरेलल हैं और जो ये फैमिली मिली हमको पैराबोला की, वो देखते हैं कि चेंज हो रही किस किस पॉइंट पर चेंज हो रही। अब यहाँ पर ये कट कर रहा था -1 पे, यहाँ 0 पे था और यहाँ पर 1 पे था। तो ये हम देख सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी कितनी चेंज हुई। c की वैल्यू पहले -1 थी, फिर क्या हो गई, फिर 0 हो गई और फिर 1 हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या था, ये कहलाता है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। और इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमारे पास जो निकल कर के आया वो क्या निकल कर के आएगा, इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से निकल के आया। चलिए चाहे तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। बात समझ में आएगी। नोट करके यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट करके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या है, द इनडेफिनिट इंटीग्रल, द इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व, ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, अ फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। हैविंग पैरेलल टेंजेंट एट देयर, हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गया। विद द लाइन्स ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस, विद द लाइन, ये भी लिख लिए, विद द लाइन ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए परपेंडिकुलर उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ये लाइन खींच रखी थी, ठीक है। अब आइए इनडेफिनिट इंटीग्रल को थोड़ा और समझते हैं, इसके नोटेशन को, इसके प्रोसेस को, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आइए तो अब हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल को थोड़ा सा, ठीक है, और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल हम लोग ने देखा है, दो पार्ट्स पढ़ेंगे, पहला इनडेफिनिट और फिर दूसरा डेफिनिट, ठीक है। बात समझ में आ गई। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो हुआ है वो ओरिजिनेट हुआ है कोर्स ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाई सम फंक्शन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ सम्स ऑफ द सीरीज हुज ईच टर्म टेंस टू 0 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स, लेट, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, तो हमने एक कोई फंक्शन ले लिया है, ठीक है। एफ एक्स को हमने क्या ले लिया है, कोई एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। जबकि इस फंक्शन को हम लोग फैमिली ऑफ, ठीक है, ऑल प्रिमिटिव भी बोलते हैं, फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव, देन द फैमिली, ठीक है, देन द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव, या हम सिंपली कहें एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, इट इज़ डिनोटेड बाई, ठीक है, एंड it is denoted by इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या है, ये कहलाता है सिंबल,
ठीक है, ये सिंबल है किसका, इंटीग्रेशन का। जो एफ एक्स यहाँ पर दिया है ये कहलाता है इंटीग्रेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद हमारे पास जो ये डी एक्स है ये कहलाता है डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या कहलाता है, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब जो इसका रिजल्ट निकल के आता है, इसका रिजल्ट कितना निकल के आता है, 5x प्लस सी, ठीक है। सी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम, ये जो इंटीग्रल फाइंड करने का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख लिए, ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लिए, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड indefinite integral of a given function is called integration of the function, is called integration, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। तो इसमें सिंपली क्या है, ठीक है, इंटीग्रल्स के फाइंड करने की जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स इंटीग्रेशन फार्मूले हैं, ठीक है। अब एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको, ये जितना भी हम लोगों ने अभी देखा ये रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल्स को अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रल का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि रिवर्स पार्ट ऑफ ए डेरिवेटिव, सिंपली क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, या फिर रिवर्स पार्ट ऑफ ए डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसी की, अगर हम 5x कोई प्रिमिटिव ले लेते हैं या एंटी डेरिवेटिव या फिर उसे इंटीग्रल कहते हैं फंक्शन का, तो 5' जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5' होगा वो fx के बराबर होगा, ठीक है। सिंपली हमने देखा कि कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, 5x, इसको जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x की पावर 4 आ जाएगा, तो x की पावर 4, ठीक है, इसका जो प्रिमिटिव होगा, ठीक है, x की पावर 5/5 इज़ अ प्रिमिटिव हो जाएगा किसका, x की पावर 4 का, ठीक है। तो x की पावर 5/5 को तो हम बोलेंगे ये x की पावर 4 डेरिवेटिव है, बट x की पावर 4 से जब हम रीड करेंगे तो बोलेंगे x की पावर 4 का प्रिमिटिव क्या दिया गया है, x की पावर 5/5, ठीक है, सिंपली। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वही चीज़ डिफाइन की गई है कि जो है x की पावर 5/5 का डेरिवेटिव x की पावर 4 है, x की पावर 4 के लिए ये फंक्शन क्या बन जाएगा, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल पे भी हमने यही चीज़ करके दिखाई थी, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी थी कि अगर 5x हमारे पास प्रिमिटिव है किसी फंक्शन x का और c कांस्टेंट ले लेते, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, हर बार जो डेरिवेटिव में से कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएट हो जाएगा और 0 हो जाएगा। बट जो ये फंक्शन मिलेगा इसका प्रिमिटिव जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी हम लोग ने देखा भी था, ठीक है। मान लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मान लो x² + 1 उसका जो है अगर हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव तो भी 2x है, तो 2x का प्रिमिटिव x² + 1 भी हो सकता है, 2x का प्रिमिटिव x² - 1 भी हो सकता है, 2x का प्रिमिटिव x² + 1 भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 2x का प्रिमिटिव बेसिकली क्या हो जाएगा, x² + c, ठीक है, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे अभी हम लोग ने इसको देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर हम देखें, अगर मान लिया हमने ये जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रिमिटिव ले लिए, ठीक है, किसके प्रिमिटिव ले लिए, 2x के। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये पैराबोला है, सारे बनाएंगे तो देखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर ये कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं y एक्सिस के, तो हम देखेंगे पैराबोला को ये लाइन हर पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे कट कर रही है तो वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इससे ये पता चलता है कि ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व को। यही चीज़ मैंने लिखी भी थी, ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ ए कर्व पैरेलल टू टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन विद द लाइन और ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस।
फिर इसी के साथ हम लोग ने देखा इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल को अगर हम और डिटेल में समझे तो हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, उसका एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव या फिर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अगर हम इसको सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेंट कहलाता है या फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा 5x + c, वेयर c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसी प्रोसेस को, ठीक है, इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो कुछ फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूले हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूले हमारे पास क्या दिए गए हैं। ठीक है, आइए कुछ थोड़े से फार्मूले जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमनली यूज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूला, फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, इंटीग्रल फार्मूलाज हम लोग अगर देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिए गए, पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पहला हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁴n dx। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x⁴n+1 अपॉन n+1 वेयर n + c वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, आइए दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारे पास e⁴x dx का कितना हो जाएगा, e⁴x + c। ठीक है, तीसरा हमारे पास जनरल यूज्ड फार्मूला क्या है, 1/x dx। अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग जनरल बेस e पर mod x + c। ठीक है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीग्रेशन a⁴x dx। इसको अगर हम लोग देख लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a⁴x अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा log e बेस a। ठीक है, log e बेस a प्लस c, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए कुछ और हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इधर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा साइन कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। साइन x dx का अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का cos x + c। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें cos x का, अगर हम लोग देख लेते हैं cos x dx का कितना हो जाएगा हमारे पास sin x + c। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, sec² x का देख लेते हैं, sec² x dx का कितना हो जाएगा हमारे पास tan x + c। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास cosec² x का, अगर हम लोग देखें cosec² x dx का तो कितना हो जाएगा, माइनस का हमारे पास cot x + c हो जाएगा, cot x + c हो जाएगा। फिर हमारे पास sec x tan x, अगर हम लोग देखें sec x tan x dx अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, sec x + c। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कुछ और देखते हैं फार्मूले, cosec cot x का देखिए, cosec x और cot x का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस का cosec x + c। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ जनरल फार्मूले। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दिए गए, जैसे इन्वर्स के अगर हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे पास इन्वर्स के भी दिए गए। अगर इंटीग्रेशन हमारे पास dx अपॉन √1 - x² है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा sin इन्वर्स x + c, या फिर हम इसको -cos इन्वर्स x + c भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं tan के लिए, dx अपॉन 1 + x² अगर दिया गया है तो ये क्या हो सकता है, tan इन्वर्स x + c, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, -cot इन्वर्स x + c। आइए sec cosec का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। ठीक है, तो sec cosec का अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन dx अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, x √x² - 1 अगर ये दिया गया है हमारे पास तो ये किसका हो सकता है, sec इन्वर्स x + c, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, -cosec इन्वर्स x + c। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फार्मूले थे। ठीक है, जनरल या फंडामेंटल हम लोग कह सकते हैं, कॉमनली यूज फंडामेंटल फार्मूले हैं जो है इंटीग्रेशन में बेसिकली यूज्ड होते हैं। ठीक है, आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट
इंटीग्रेशन। ठीक है, देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली अगर इंटीग्रेशन के एफ एक्स लिखा गया और के यहाँ पर कोई भी स्केलर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर्स हो सकता है, तो के को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, के कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, आइए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हमारे पास ये दी गई है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे फंक्शन का, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया गया या मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखे गए, तो हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हम लोग ने देखा था, सेम एज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, बट यहाँ पर खाली प्लस और माइनस के लिए है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लिए f1 है, ये f2x ले लेते हैं प्लस माइनस, इसी तरीके से हम लोग क्या ले लेते हैं, f3x ले लेते हैं। ठीक है, प्लस डैट डैश हमारे पास ये हो जाएगा fnx। ठीक है, और dx अगर हमारे पास ये दिया गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f3x dx। ठीक है, प्लस डैट डैश प्लस ये कितना हो जाए, इंटीग्रेशन fnx dx। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सिंपल सा जो है दो प्रॉपर्टीज़ थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल की, कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो स्केलर क्या हो जाएगा, हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, एज अ कांस्टेंट काम करेगा। और हमारे पास कि अगर मान ली दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन और दो से ज़्यादा फंक्शन का दिया गया तो हम इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आइए, कुछ सिंपल इंटीग्रेशन है जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं इसको कि कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम सेटिस्फाई भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिटेल में। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, x की पावर 4 dx। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ये दिया गया, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो सिंपली यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं x की पावर n dx का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो x की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करके ले करके आ रहे हैं और ये निकल रहा है, तो बेसिकली हो रहा है कि कर्व से बाउंड होने वाला जो एरिया है, ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। सपोज़ कर लिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक कर्व दिया गया है। ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरीके का हमारे पास दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, ये कर्व दिया गया है। ठीक है, ये x एक्सिस है हमारे पास, ये x डैश है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन है। तो ये x एक्सिस और इसके बीच में जो ये एरिया है, ये बेसिकली ये निकाला जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये कर्व जो है इंडेफिनिट तक के मूव कर रहा है, इन्फाइनाइट तक के मूव कर रहा है और लिमिट डिफाइन नहीं की गई, तो बेसिकली क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वही क्या कहला रहा है, इंटीग्रेशन कहला रहा है। मतलब इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि इस दिए हुए फंक्शन का जो x एक्सिस और इससे बाउंड होने वाला एरिया है, ठीक है, वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एरिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यही अगर लिमिट हम बाउंड कर देंगे, ठीक है, यही लिमिट हम क्या करेंगे, बाउंड कर देंगे, तो वो आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अभी लिमिट दी नहीं गई है इस फंक्शन की y=f(x) की, तो हम जो प्रोसेस से एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, बस आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ इसके एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे कि सपोज़ करिए कि एक एग्जांपल हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, √x dx। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो अब हम इसमें आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उतने ही से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर चला जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इसका
क्या कहलाएगा हमारे पास, इस फंक्शन के लिए प्रिमिटिव कहलाएगा। ठीक है, बस मतलब ये फंक्शन का जो प्रिमिटिव निकला है वो हमारे पास ये निकला है। ठीक, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वापस यही मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिए गए हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन 1/x³ dx ये दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1/x³ को क्या लिख सकते हैं, x⁻³ dx। ठीक है, तो अब हम फिर से वही सेम आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो x⁻³ + 1/-3 + 1 + c। तो हम देखते हैं कि ये इसका आ जाएगा रिजल्ट, ये कितना हो जाएगा, x⁻² अपॉन ये कितना हो जाएगा, -2 + c। ठीक है, ये सिंपल सा हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो हमारे पास दिए गए, ये हमारे पास दिए गए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ है मेथड्स हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेथड्स, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कुछ बेसिक मेथड्स हम लोग के जो दिए गए। पहला हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है बाई पार्ट्स। ठीक है, दूसरा बाई पार्ट्स। ठीक है, तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर्म्स हम लोग वो देखेंगे इंटीग्रेशन की, कि वो स्पेशल फॉर्म कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, इसकी हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग ने देख रखी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो भी पढ़ा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर, कि शॉर्ट ट्रिक्स, बड़े बड़े इंटीग्रेशन को हम छोटा बना करके शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को ये कैसे सॉल्व करना है आगे के क्वेश्चंस। ठीक है।